जॉन डी रॉकफेलर की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। एक छोटे से लड़के ने, जो बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ था, यह ठान लिया कि उसे अमीर बनना है और बिजनेस की दुनिया में अपना नाम करना है। सोचकर देखिए, 1829 का जमाना, अमेरिका में अवसर भी सीमित थे और परिवार की हालत भी बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन वहीं से एक ऐसा बच्चा बड़ा हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री बदल डाली। रॉकफेलर के पिता अक्सर घर से बाहर रहते थे और मां ही बच्चों को संभालती थीं। इस माहौल में जॉन ने बहुत जल्दी समझ लिया कि पैसा ही सुरक्षा देता है। बचपन से ही उनका दिमाग नंबरों और हिसाब किताब में तेज था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में समय बर्बाद करते, जॉन छोटी छोटी बचत को अपनी कॉपी में लिखते। उन्हें मजा ही तब आता जब वो खर्च और बचत का बैलेंस बना पाते। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 16 साल की उम्र में उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, बुक कीपर की। अब सोचिए, उस उम्र में हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ पढ़ाई या मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, लेकिन रॉकफेलर वहां बैठकर व्यापार की दुनिया को ध्यान से समझ रहे थे। वह हर एंट्री, हर लेन देन को ऐसे नोटिस करते जैसे यह उनके लिए कोई क्लास हो। उन्होंने सीखा कि बिजनेस सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है, बल्कि हिसाब, अनुशासन और प्लानिंग पर टिका होता है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रॉकफेलर का विजन बहुत क्लियर था। उन्होंने खुद से वादा किया था, मैं अमीर बनूंगा और बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा। यह उनके लिए कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि एक पक्का इरादा। यही वजह थी कि उन्होंने कभी पैसे को बेवजह खर्च नहीं किया। उनके दोस्त मजे करते, पार्टी करते, लेकिन रॉकफेलर अपने पैसों को बचाकर भविष्य की तैयारी करते रहे। 20 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने समझ लिया कि नौकरी हमेशा उन्हें सीमित रखेगी। तभी उन्होंने पार्टनर्स के साथ मिलकर तेल के बिजनेस में कदम रखा। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि तेल इंडस्ट्री का ज्यादा भविष्य नहीं है, लेकिन रॉकफेलर की नजर बहुत दूर तक जाती थी। उन्होंने वही मौका पकड़ा जहां बाकी लोग डर कर पीछे हट रहे थे। इस पहले अध्याय से हमें ये बड़ी सीख मिलती है, अगर जिंदगी की दिशा जल्दी तय कर ली जाए तो मंजिल भी जल्दी दिखाई देने लगती है। रॉकफेलर ने बचपन से ही बिजनेस करने का मन बना लिया था और उसी इरादे ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। इसलिए हमें भी बचपन या जवानी से ही ये सोचना चाहिए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि रॉकफेलर की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था, तो उसका सीधा जवाब होगा, हर पैसे का सख्त हिसाब रखना। बचपन से ही उन्हें पैसों की अहमियत समझ आ गई थी। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं था, बल्कि एक हथियार था जिसे सही इस्तेमाल करके जिंदगी बदली जा सकती है। छोटे से जॉन की आदत थी कि जो भी पैसा मिलता, उसका पूरा ब्यौरा वह कॉपी में लिखते। चाहे $1 आए या 1 सेंट, सबका हिसाब दर्ज होता। यह काम सुनने में कितना उबाऊ लगता है, लेकिन सोचिए, यही आदत उन्हें बाकी बच्चों से अलग बना रही थी। जहां बाकी लोग पैसों को हवा में उड़ा देते, वहीं रॉकफेलर उसे रिकॉर्ड करके सीख रहे थे कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। 16 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली नौकरी शुरू की, तो वहां भी उन्होंने इस आदत को और मजबूत किया। उनकी बुककीपिंग इतनी सटीक और अनुशासित थी कि उनके बॉस भी हैरान रहते। एक एक लेन देन का रिकॉर्ड ऐसा होता जैसे किसी मशीन ने तैयार किया हो। धीरे धीरे यह उनकी पहचान बन गई, जिसका हिसाब कभी गलत ना हो। असल में यही आदत उनके बिजनेस साम्राज्य की नींव बनी। जब उन्होंने तेल की रिफाइनरी का काम शुरू किया, तो हर खर्च और हर कमाई का बारीक हिसाब रखते। वो जानते थे कि अगर $1 बचाया जा सकता है, तो वही डॉलर आगे चलकर लाखों कमा सकता है। यही सोच उन्हें बाकी उद्यमियों से अलग करती थी। रॉकफेलर कहते थे, यदि तुम अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते, तो पैसे तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। यह लाइन सुनने में मजाक जैसी लगती है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। हिसाब रखने की वजह से वह हमेशा जान पाते कि कहां लागत कम करनी है और कहां निवेश बढ़ाना है। उनकी इस आदत का असर इतना बड़ा था कि जब बाकी कंपनियां कर्ज में डूब जातीं, तब भी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी मजबूती से खड़ी रहती, क्योंकि वहां फिजूल खर्ची की कोई जगह नहीं थी। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा मेहनत से कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है
उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर हम हर छोटे खर्च का रिकॉर्ड रखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जेब से पैसा किस तरह बह रहा है और उसे कहाँ रोक सकते हैं। रॉकफेलर ने साबित कर दिया कि अमीरी का पहला कदम कमाई नहीं बल्कि अनुशासित हिसाब किताब है। जिसने पैसों पर कंट्रोल कर लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। रॉकफेलर की कहानी का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने तेल और ऑयल के बिजनेस में कदम रखा। सोचिए, 1860 का दौर था। तब तक तेल का इस्तेमाल बहुत सीमित था। लोग ज्यादातर रोशनी के लिए केरोसिन का प्रयोग करते थे और घोड़े गाड़ियां ही मुख्य साधन थीं। उस समय कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि तेल आने वाले 100 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का दिल बन जाएगा। लेकिन रॉकफेलर ने इस मौके को पहचान लिया। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं थी। उन्होंने और उनके पार्टनर्स ने एक छोटी सी ऑयल रिफाइनरी खोली। उस वक्त कई लोग सोने या कपास जैसे बिजनेस में पैसा लगा रहे थे, लेकिन रॉकफेलर को यकीन था कि ऑयल इंडस्ट्री में भविष्य छिपा है। फर्क बस इतना था कि बाकी लोग तेल को एक अस्थायी चीज मानते थे, जबकि रॉकफेलर उसे स्थायी अवसर समझ रहे थे। उनकी रिफाइनरी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट और काम करने का तरीका बेहतरीन था। रॉकफेलर हर खर्च का हिसाब रखते, हर प्रक्रिया को बेहतर बनाते। उनका फोकस था कम लागत में ज्यादा उत्पादन। यही सोच उन्हें प्रतिस्पर्धियों से आगे ले गई। जहां दूसरे व्यापारी जल्दबाजी में तेल बेचकर छोटा मुनाफा कमा रहे थे, वहीं रॉकफेलर धैर्य से काम करते और लंबे समय की रणनीति बनाते। उनकी रिफाइनरी धीरे धीरे इतनी मशहूर हुई कि सप्लायर्स और खरीदार दोनों उन पर भरोसा करने लगे। उन्होंने सिर्फ तेल बेचने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारना शुरू किया, जैसे बेहतर ट्रांसपोर्ट, सस्ता पैकेजिंग और सुरक्षित स्टोरेज। ये छोटे सुधार बाद में उनकी ताकत बने। इस छोटे बिजनेस से रॉकफेलर ने 2 चीजें सीखीं। एक, क्वालिटी से समझौता मत करो। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ग्राहक खुद वापस आएंगे। 2, छोटे पैमाने से शुरू करके बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। रॉकफेलर जानते थे कि ये छोटी रिफाइनरी उनके लिए बस शुरुआत है। वह कहते थे, मैं छोटा सोचने नहीं आया हूं। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें धीरे धीरे पूरे ऑयल मार्केट पर कब्जा दिलाया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वह छोटी रिफाइनरी किसी बड़े साम्राज्य का बीज थी। अगर रॉकफेलर उस वक्त डर कर पीछे हट जाते तो शायद वो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही न होते। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ा बनने के लिए छोटी शुरुआत करना जरूरी है। हर बड़ा साम्राज्य एक छोटे कदम से शुरू होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस छोटे कदम को हल्के में ले लेते हैं, जबकि विजनरी लोग उसी को भविष्य की नींव बना लेते हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पहला ख्याल यही आता है, जल्दी से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। लेकिन रॉकफेलर अलग थे। उनका फोकस कभी भी तुरंत पैसा बनाने पर नहीं था। वे जानते थे कि बिजनेस रेस नहीं, बल्कि मैराथन है। इसीलिए उन्होंने हमेशा स्टेडी ग्रोथ यानी स्थिर और टिकाऊ विकास को चुना। जब उनकी ऑयल रिफाइनरी चल पड़ी और धीरे धीरे मुनाफा आने लगा, तब बहुत से लोग लालच में आकर जल्दबाजी से पैसा निकाल लेते। कई व्यापारी तो थोड़े ही समय में बड़ा रिस्क लेकर सब कुछ खो बैठे। लेकिन रॉकफेलर हर कदम सोच समझ कर रखते। अगर $1 मिल रहा था तो वे उसे तुरंत खर्च नहीं करते, बल्कि बिजनेस में वापस लगाते। उनकी सोच थी, मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे टिकाऊ बनाना। उनकी इस आदत का असर यह हुआ कि उनका बिजनेस साल दर साल स्थिर गति से बढ़ता रहा। ना तो बहुत तेजी से उछाल आया, ना ही कोई बड़ा झटका लगा। इस कंसिस्टेंसी ने उन्हें इतना भरोसेमंद बना दिया कि निवेशक और सप्लायर दोनों उन पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। रॉकफेलर का मानना था कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश अक्सर इंसान को गलत फैसले दिला देती है। उन्होंने कई बार देखा कि उनके प्रतियोगी शॉर्टकट अपनाते और असफल हो जाते। वहीं उन्होंने पेशेंस यानी धैर्य के साथ काम किया और धीरे धीरे मजबूत नींव बनाई। एक दिलचस्प बात यह थी कि वे हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर जोर देते। मतलब, अगर किसी ग्राहक को तेल बेचना है तो 1-2 बार नहीं, बल्कि सालों का समझौता करना। इस तरह उनकी आय स्थिर बनी रहती थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी यही सिखाया, हमेशा सोचे कि आज का काम कल कितनी मजबूती देगा।
यही कारण था कि उनका साम्राज्य रेत की तरह बिखरा नहीं, बल्कि पत्थर की तरह मजबूत खड़ा रहा। अगर आज के समय से तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि रॉकफेलर ने हमें कंपाउंड ग्रोथ का फंडा सिखाया। जिस तरह बैंक में ब्याज धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ी रकम बना देता है, उसी तरह उनका बिजनेस भी छोटे छोटे स्थिर मुनाफों से विशाल साम्राज्य में बदल गया। इस अध्याय से सबसे बड़ी सीख यह है कि जल्दी जीतने की लालसा अक्सर हार की वजह बनती है, लेकिन अगर धैर्य रखकर स्टेडी ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए तो सफलता भले थोड़ी देर से मिले, पर इतनी मजबूत होगी कि कोई छीन नहीं सकता। बिजनेस की दुनिया में एक सच सबको मानना पड़ता है, कोई भी अकेले बड़ा नहीं बन सकता। जितना भी हुनर और मेहनत हो, अगर सही लोग साथ नहीं हों तो साम्राज्य खड़ा करना मुश्किल है। रॉकफेलर ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। जब उन्होंने एनएल रिफाइनरी का बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने खुद को अकेला हीरो नहीं बनाया। उन्होंने ऐसे पार्टनर चुने जो उनके विजन को समझते थे और जिनमें भरोसे की भावना थी। उनका पहला बड़ा पार्टनर था मॉरिस क्लार्क। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। हालांकि आगे चलकर मतभेद हुआ और रॉकफेलर ने उसका हिस्सा खरीद लिया, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि पार्टनरशिप सिर्फ पैसा जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सोच और ईमानदारी जोड़ने के लिए होनी चाहिए। बाद में जब उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल बनाई तो उन्होंने कई छोटे छोटे रिफाइनरी मालिकों से समझौते किए। यह उनका मास्टर स्ट्रोक था। वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा को खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि दुश्मनों को दोस्त बना रहे थे। इस तरह हर नया पार्टनर उनके नेटवर्क और साम्राज्य को और मजबूत कर देता। रॉकफेलर की खासियत यह थी कि वह सही लोगों की पहचान कर लेते थे। उन्हें पता था कौन मेहनती है, कौन भरोसेमंद है और कौन सिर्फ चमक दमक दिखा रहा है। वे अक्सर कहते थे, मैं $100 गंवाना पसंद करूंगा, लेकिन गलत इंसान के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। यही वजह थी कि उनका संगठन कभी अंदर से नहीं टूटा। उन्होंने कर्मचारियों के साथ भी पार्टनरशिप जैसा रिश्ता बनाया, उन्हें शेयर दिए, बोनस दिया और कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनाया। इस वजह से लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते थे, बल्कि उसे अपना बिजनेस मानकर काम करते थे। यही टीम वर्क स्टैंडर्ड ऑयल को दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी बना गया। आज के जमाने में भी यह सबक उतना ही कीमती है। सही लोगों को जोड़ो और गलत लोगों से दूरी रखो। बहुत से स्टार्टअप्स इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि संस्थापक गलत पार्टनर चुन लेते हैं। रॉकफेलर ने दिखाया कि अगर साथ चलने वाले लोग ईमानदार, मेहनती और विजनरी हों तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। इस अध्याय से हमें सीधा सबक मिलता है, सफलता सिर्फ आइडिया या पैसे से नहीं आती, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से आती है। रॉकफेलर की सबसे मशहूर पहचान थी मोनोपोली मास्टर। वह सिर्फ बिजनेस करना नहीं जानते थे, बल्कि ऐसा सिस्टम बना देते थे जिसमें उनके अलावा कोई और टिक ही नहीं सकता था। ऑयल रिफाइनिंग के शुरुआती दिनों में बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा थी। छोटे छोटे व्यापारी, लोकल रिफाइनरी मालिक और बिचौलिए सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। नतीजा यह होता था कि मार्केट अनिश्चित था, कभी दाम बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। लेकिन रॉकफेलर को यह बिखरा हुआ सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सोच साफ थी, या तो पूरा खेल मेरा होगा या फिर मैं नया खेल बना दूंगा। उन्होंने धीरे धीरे एक मास्टर प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने प्रतिस्पर्धियों को खरीदना शुरू किया। कई बार सीधी डील होती, कई बार पार्टनरशिप और कभी कभी कड़ी प्राइस वॉर के बाद लोग हार मानकर अपनी रिफाइनरी उन्हें बेच देते। दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी थी ट्रांसपोर्टेशन पर नियंत्रण। उस समय तेल को रेलवे के जरिए ले जाया जाता था। रॉकफेलर ने रेलवे कंपनियों से गुप्त समझौते कर लिए। नतीजा यह हुआ कि उन्हें बाकी व्यापारियों के मुकाबले बहुत सस्ते दाम पर तेल ढोने की सुविधा मिल गई। सोचिए, जब बाकी व्यापारी $10 खर्च कर रहे हों और रॉकफेलर वही काम $5 में कर लें, तो मार्केट में कौन टिकेगा? उनकी इस स्ट्रैटेजी की वजह से धीरे धीरे पूरा ऑयल मार्केट उनके हाथों में आ गया। 1870 के दशक तक आते आते उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी बन चुकी थी। यहां तक कि कई राज्य सरकारें भी उनके दबाव में आ गई थीं। रॉकफेलर का तरीका हमेशा साफ था, क्वालिटी बनाए रखो, दाम कम करो और मार्केट पर राज करो।
उनका मानना था कि अगर ग्राहक को बेहतर और सस्ता तेल मिल रहा है तो अंत में फायदा उसी को होगा, और यही उनकी सफलता का राज बना। कई आलोचक कहते थे कि रॉकफेलर मोनोपॉली करके प्रतिस्पर्धा खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनके नजरिए से देखा जाए तो वे एक बिखरे हुए, अव्यवस्थित बाजार को संगठित कर रहे थे। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी इंडस्ट्री में बड़ा बनना है तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है, पूरे सिस्टम पर पकड़ बनानी होती है। रॉकफेलर ने सप्लाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज पर नियंत्रण कर लिया, और इसी वजह से वह ऑनेल किंग कहलाए। सबक साफ है, अगर खेल जीतना है तो सिर्फ खिलाड़ी मत बनो, खेल के नियम तय करने वाले बनो। रॉकफेलर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी नेगोशिएशन स्किल, यानी डील करने की कला। कहते हैं वह जिस टेबल पर बैठ जाते वहां से बिना फायदे के उठते ही नहीं थे। बचपन से ही उन्होंने यह हुनर सीखना शुरू कर दिया था। जब वह छोटे थे तो गाय बेचने या कोई घरेलू सामान खरीदने में भी इतनी बार्गेनिंग करते कि सामने वाला थक कर मान ही जाता। उनकी सोच थी, अगर मैं आज $1 बचा लेता हूं तो कल वह मुझे $10 कमा कर देगा। यही माइंडसेट उन्हें हर सौदे में जीत दिलाता। जब उन्होंने ऑनेल बिजनेस शुरू किया तब यह नेगोशिएशन स्किल उनके लिए हथियार बन गई। रेलवे कंपनियों से डील करते समय उन्होंने ऐसा दांव खेला कि उन्हें बाकी व्यापारियों की तुलना में आधे दाम पर ट्रांसपोर्टेशन मिलने लगा। सोचिए, बाकी कंपनियां माल ढुलाई में जितना खर्च करती थीं, रॉकफेलर उसका आधा खर्च कर रहे थे। यह सीधे सीधे उनकी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने जैसा था। रॉकफेलर की खासियत यह थी कि वे सौदे में कभी जल्दबाजी नहीं करते। चाहे घंटों बैठना पड़े, वे काल्मली सामने वाले की बातें सुनते और फिर इतनी शांत आवाज में जवाब देते कि सामने वाला मानने पर मजबूर हो जाए। वे हमेशा सौदे को विन विन दिखाते, लेकिन असली फायदा उनकी तरफ ही होता। उनका एक मशहूर किस्सा है, जब उन्होंने एक छोटे रिफाइनरी मालिक से कंपनी खरीदनी चाही। वह मालिक पहले तो मना कर देता है, लेकिन रॉकफेलर ने कहा, आप या तो मेरे साथ जुड़कर लाभ में रह सकते हैं या फिर अकेले रहकर घाटे में। आखिरकार वह मालिक भी हार मान गया और पार्टनरशिप में आ गया। उनकी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी 3 बातों पर टिकती थी। 1, धैर्य, कभी जल्दबाजी नहीं। 2, जानकारी, सामने वाले के बिजनेस, कमजोरियों और ताकत का पूरा अध्ययन। 3, विजन, सिर्फ आज का सौदा नहीं बल्कि आने वाले सालों का फायदा। यही वजह थी कि जब बाकी लोग छोटे छोटे फायदे में उलझे रहते, रॉकफेलर हर डील से लंबा और टिकाऊ मुनाफा बना लेते। आज के दौर में भी उनकी नेगोशिएशन स्टाइल उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे बिजनेस हो, जॉब इंटरव्यू हो या फिर रोजमर्रा की खरीदारी, अगर हमें पेशेंस और स्मार्टनेस के साथ बात करना आ जाए तो हर जगह फायदा पाया जा सकता है। इस अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, सफल इंसान वही है जो सौदे को कला बना ले। सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सही समय पर सही डील करना ही असली अमीरी का रास्ता है। रॉकफेलर की सफलता सिर्फ पैसों के खेल तक सीमित नहीं थी। उनकी असली ताकत थी नवाचार, इनोवेशन। वो जानते थे कि अगर बिजनेस को लंबे समय तक टिकाना है तो पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। बदलते समय के साथ नई तकनीक और सुधार अपनाना ही असली जीत है। जब उनकी पहली ऑनेल रिफाइनरी शुरू हुई तो वहां बाकी रिफाइनरियों की तरह तेल निकालने और पैक करने की साधारण प्रक्रिया चलती थी, लेकिन रॉकफेलर यहां भी अलग थे। उन्होंने सबसे पहले पूछा, क्या इस प्रोसेस को और बेहतर बनाया जा सकता है? क्या हर बूंद तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है? उन्होंने देखा कि रिफाइनिंग के दौरान बहुत सारा तेल बर्बाद हो जाता है। किसी और के लिए यह कचरा था, लेकिन रॉकफेलर ने इसे अवसर में बदल दिया। उन्होंने शोध करवाया और उन बचे हुए प्रोडक्ट से नए सामान बनाना शुरू किया, जैसे वैक्स, वैसलीन, टार और लुब्रिकेंट। अब सोचिए, जहां बाकी व्यापारी आधा तेल फेंक रहे थे, वहीं रॉकफेलर उससे भी पैसा कमा रहे थे। इसी तरह उन्होंने पैकेजिंग में भी बदलाव किया। उस समय तेल को लकड़ी के बैरल में भरकर भेजा जाता था, जो महंगा और असुरक्षित था। रॉकफेलर ने लोहे के बैरल इस्तेमाल करने शुरू किए। न सिर्फ सस्ते पड़े बल्कि तेल भी सुरक्षित रहा। इससे उनका खर्च घटा और प्रॉफिट बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन में भी उन्होंने इनोवेशन किया।
रेलवे पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय उन्होंने पाइपलाइन बनाने का विचार दिया। यह कदम उस दौर में क्रांतिकारी था। सोचिए, तेल सीधे पाइपलाइन से ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हुआ। इससे चोरी कम हुई, खर्च घटा और स्पीड बढ़ी। रॉकफेलर का नियम था, हर काम को हर साल बेहतर बनाओ। यही कारण था कि उनकी कंपनी हमेशा प्रतिस्पर्धियों से कई कदम आगे रहती। जब बाकी लोग पुराने तरीकों से काम कर रहे थे, रॉकफेलर नए समाधान ढूंढ रहे थे। असल में यही इनोवेशन उनकी मोनोपोली स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट सस्ता, अच्छा और जल्दी उपलब्ध हो तो ग्राहक खुद ब खुद आपकी ओर खींचते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, बल्कि नजरिए का खेल है। हर समस्या के भीतर एक नया अवसर छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे कचरा मानकर छोड़ देता है और कोई उसे सोना बना देता है। रॉकफेलर ने साबित किया कि जो इंसान हर दिन सुधार करता है, उसे पीछे करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। रॉकफेलर के बिजनेस का सबसे मजबूत पहलू यह था कि वो कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाते थे। चाहे कितना भी बड़ा अवसर क्यों ना हो, वह पहले उसका पूरा रिस्क एनालिसिस करते, फिर ही आगे बढ़ते। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने तेल उद्योग में कदम रखा तो यह बहुत अनिश्चित बिजनेस था। तेल की कीमतें कभी आसमान छूतीं और कभी जमीन पर आ गिरतीं। कई व्यापारी जल्दी अमीर बनने के लालच में भारी निवेश कर बैठते और बर्बाद हो जाते। लेकिन रॉकफेलर ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, तेल की कीमत मेरे बस में नहीं, लेकिन खर्च और स्थिर सप्लाई मेरे हाथ में है। यहीं से उनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी शुरू हुई। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कर्ज लेने से बचते। वो मानते थे कि ज्यादा उधार लेना बिजनेस को असुरक्षित बना देता है। दूसरा, हर सौदे से पहले पूरा हिसाब लगाते। उन्हें आदत थी कि हर निवेश का नफा नुकसान कागज पर लिखकर कई बार गिनते। तीसरा, एक ही आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। अगर तेल का दाम गिर भी जाए तो वो साइड प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, लुब्रिकेंट और पेट्रोलियम गैस से कमाई करते। रॉकफेलर के रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य, पेशेंस। जब बाकी व्यापारी तुरंत फैसले लेते, वो बैठकर इंतजार करते। एक बार जब सही मौका आता तो पूरे दम से कदम रखते। एक दिलचस्प किस्सा है। कई बार उनके साझेदार जल्दी जल्दी बड़े सौदे करना चाहते थे, लेकिन रॉकफेलर कहते, अगर हम बिना सोचे समझे कूदे तो यह नदी हमें बहा ले जाएगी। पहले गहराई नापो, फिर ही पैर रखो। यही सोच उन्हें बार बार बचाती रही। उनकी यह आदत आगे चलकर स्टैंडर्ड ऑयल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में मददगार बनी, क्योंकि जब बाकी कंपनियां जोखिम उठाकर डूब रही थीं, रॉकफेलर की कंपनी धीरे धीरे और मजबूती से खड़ी हो रही थी। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? बड़ा बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले तैयारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर मौका सोना नहीं होता, कई बार वो जाल भी हो सकता है। समझदारी यही है कि हर फैसले का वर्स्ट केस सिनारियो सोचकर ही कदम बढ़ाओ। रॉकफेलर ने साबित किया कि सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया गया रिस्क है। रॉकफेलर की सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और अनुशासन से नहीं आई, बल्कि उनकी रणनीति, स्ट्रेटजी इतनी तेज थी कि प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर्स उनके सामने टिक ही नहीं पाते। उन्होंने धीरे धीरे पूरे तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसे बाद में लोग मोनोपोली स्ट्रेटेजी कहने लगे। धीरे धीरे पकड़ मजबूत करना। शुरुआत में मार्केट में कई छोटी छोटी तेल रिफाइनरी थीं। हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा था। दामों में उतार चढ़ाव था, क्वालिटी भी स्थिर नहीं थी। रॉकफेलर ने देखा कि अगर इस उद्योग पर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले स्थिरता, स्टेबिलिटी लानी होगी। उन्होंने एक एक करके छोटी रिफाइनरियों को खरीदना शुरू किया, लेकिन यह खरीदारी सिर्फ पैसे से नहीं होती थी। रॉकफेलर उन्हें दो विकल्प देते। एक, या तो हमारी स्टैंडर्ड ऑयल में शामिल हो जाओ और सुरक्षित भविष्य पाओ। दो, या फिर मुकाबला करो और धीरे धीरे खत्म हो जाओ। ज्यादातर व्यापारी समझ जाते कि रॉकफेलर से भिड़ना आसान नहीं। नतीजा, लगभग पूरा मार्केट उनके हाथ में आने लगा। दाम घटाकर प्रतियोगी को हराना उनकी सबसे ताकतवर चाल थी। प्राइस कटिंग स्ट्रैटेजी। रॉकफेलर अपनी कंपनी का तेल इतना सस्ता बेचते कि छोटे व्यापारी नुकसान झेल झेल कर बंद हो जाते।
एक बार जब प्रतियोगी मार्केट से बाहर हो जाता, तब रॉकेफेलर आराम से दाम वापस बढ़ा देते। रेलवे कंपनियों से गुप्त सौदे। रॉकेफेलर ने सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने रेलवे कंपनियों से सीक्रेट डील की। उन्हें रीबेट्स, छूट मिलती थी ताकि उनका तेल सस्ता पहुंचे और प्रतियोगियों का खर्च ज्यादा हो। मतलब वह हर तरफ से अपने प्रतिस्पर्धियों को दबाते थे। मोनोपोली का असर धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि अमेरिकी तेल उद्योग का लगभग 90% हिस्सा स्टैंडर्ड ऑयल के हाथ में था। अब रॉकेफेलर सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि तेल के राजा बन चुके थे। सीख क्या है? 1. बिजनेस में मोनोपोली यानी प्रतियोगिता को मात देना ही असली ताकत है। 2. अगर आप मार्केट में सबसे मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि रणनीति से भी खेलना होगा। 3. रॉकेफेलर की तरह हमेशा सोचना चाहिए कैसे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलना है, न कि बस बराबरी करनी है। इस अध्याय से साफ है कि रॉकेफेलर ने साबित किया बिजनेस में पावर, ह्यूमन मार्केट कंट्रोल, और यही कंट्रोल उन्हें इतिहास का सबसे अमीर इंसान बनाने की नींव बना। रॉकेफेलर को लोग अक्सर दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहते हैं, लेकिन उनकी पहचान का दूसरा बड़ा पहलू है फिलैंथ्रोपी यानी समाज सेवा और दान। उन्होंने यह मान लिया था कि अगर भगवान ने मुझे इतना धन दिया है तो इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। दान की आदत। बचपन से रॉकेफेलर की खासियत यह थी कि उन्होंने कमाई शुरू करने से पहले ही दान करना शुरू कर दिया था। जब वह सिर्फ कुछ डॉलर महीना कमाते थे, तब भी हर रविवार चर्च में पैसे दान देते थे। उनका मानना था दान करना कोई अमीर होने के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि यह आदत गरीब रहते हुए डालनी पड़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान। जैसे जैसे रॉकेफेलर अमीर होते गए, उन्होंने दान को व्यवस्थित तरीके से करना शुरू किया। उन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्थापना के लिए लाखों डॉलर दिए, जो आगे चलकर दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में गिना जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने रॉकेफेलर फाउंडेशन और रॉकेफेलर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च बनाई। इन संस्थाओं ने मेडिकल रिसर्च, नई दवाओं और बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी योगदान दिया। मलेरिया, पीली बुखार, येलो फीवर और अन्य घातक बीमारियों से लड़ने में रॉकेफेलर के दान ने करोड़ों जिंदगियां बचाईं। व्यवस्थित दान। मॉडर्न फिलैंथ्रोपी की शुरुआत। रॉकेफेलर को आधुनिक समाज सेवा, मॉडर्न फिलैंथ्रोपी का जनक माना जाता है। उन्होंने दान को सिर्फ पैसे बांटने की बजाय समस्या का समाधान खोजने का तरीका बनाया। यानी उन्होंने सोचा पैसा सिर्फ किसी को देने से नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करने से आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं। उनकी सोच का फर्क। रॉकेफेलर ने अपने दान को इतना बड़ा स्तर दिया कि उनकी आलोचना करने वाले भी मान गए कि यह इंसान सिर्फ पैसे का लालची व्यापारी नहीं बल्कि समाज सुधारक भी है। उनके जीवन का यह पहलू बताता है कि उन्होंने व्यापार में जितनी चतुराई दिखाई, उतनी ही समझदारी से समाज को वापस देने का काम भी किया। सीख क्या है? 1. असली अमीरी सिर्फ संपत्ति जमा करने में नहीं बल्कि समाज पर सकारात्मक असर छोड़ने में है। 2. दान को कभी टालना नहीं चाहिए, ये आदत छोटे स्तर से शुरू होती है। 3. अगर धन को सही दिशा में लगाया जाए तो यह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। रॉकेफेलर का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि अमीर होना ही काफी नहीं है, दुनिया को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। जब कोई इंसान इतना बड़ा साम्राज्य बनाता है, करोड़ों कमाता है और फिर समाज को बदलने की ताकत रखता है, तो उसकी विरासत सिर्फ किताबों या म्यूजियम में नहीं रहती बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की सोच और जीवन पर असर डालती है। यही हुआ जॉन डी रॉकेफेलर के साथ। ओंक। स्टैंडर्ड ऑयल का साम्राज्य, मोनोपोली और मैनेजमेंट का सबक। रॉकेफेलर का नाम हमेशा स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। उन्होंने इस कंपनी को इतनी व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया कि यह एक समय अमेरिका की लगभग 90% तेल रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती थी। इस मोनोपोली ने उन्हें बिजनेस जीनियस बना दिया, लेकिन इसके साथ ही आलोचना भी मिली कि इतनी ज्यादा पकड़ ने प्रतियोगिता को खत्म कर दिया। यानी रॉकेफेलर की विरासत का यह पहलू हमें 2 बातें सिखाता है। 1. सही मैनेजमेंट, स्केलिंग
और कॉस्ट कटिंग से कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। 2. लेकिन मोनोपोली और एकाधिकार से समाज और सरकार दोनों पर दबाव पड़ सकता है। आज भी हार्वर्ड और वॉर्टन जैसी बिजनेस यूनिवर्सिटीज में स्टैंडर्ड ऑयल केस स्टडी पढ़ाई जाती है ताकि छात्र समझ सकें कि किसी बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने और उसे एथिकल बनाए रखने में फर्क होता है। 2. मॉडर्न फिलैंथ्रोपी, दान का नया चेहरा। रॉकेफेलर की सबसे बड़ी लेगेसी सिर्फ उनका साम्राज्य नहीं, बल्कि उनका फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा का मॉडल है। उन्होंने यह साबित किया कि अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत का दिखावा न करें, बल्कि उसे समाज के लिए सिस्टमैटिक तरीके से लगाएं। उन्होंने रॉकेफेलर फाउंडेशन 1963 की स्थापना की। इसका मकसद था मानव जाति की भलाई करना। इस फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में अरबों डॉलर लगाए। शिक्षा में योगदान। रॉकेफेलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को बनाने में इतना दान दिया कि वह आज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। स्वास्थ्य में योगदान। उनकी फाउंडेशन ने येलो फीवर, हुकवर्म और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च को फंड किया। आज जो वैक्सीन्स और मॉडर्न मेडिसिन हमारे पास हैं, उनमें रॉकेफेलर के दान का अप्रत्यक्ष हाथ है। उनकी विरासत ने यह सिखाया कि दान करना सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान खोजना है। 3. पैसे का दर्शन, वेल्थ एज अ ट्रस्ट। रॉकेफेलर का मानना था कि पैसा ईश्वर की अमानत है। उनके शब्द थे, गॉड गेव मी माई मनी, आई बिलीव द पावर टू मेक मनी इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उनका विश्वास था कि धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना हर अमीर की जिम्मेदारी है। इस सोच ने आगे चलकर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे अरबपतियों को प्रभावित किया। आज जो गिविंग प्लेज अभियान है, जिसमें अरबपति अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज को देने का वादा करते हैं, उसकी जड़ रॉकेफेलर के दर्शन में ही है। 4. एक विवादास्पद लेकिन प्रेरक शख्सियत। रॉकेफेलर की लेगेसी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। 1. आलोचना, क्रिटिसिज्म। मोनोपोली और स्टैंडर्ड ऑयल को लेकर उन्हें रॉबर बैरन कहा गया। लोग कहते थे कि उन्होंने प्रतियोगिता को कुचल दिया और मजदूरों के साथ सख्ती बरती। 2. प्रशंसा, प्रेज। दूसरी तरफ उन्हें मॉडर्न बिजनेस और मॉडर्न फिलैंथ्रोपी का जनक भी माना गया। उन्होंने अरबों डॉलर समाज पर लगाए और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। यानी रॉकेफेलर हमें यह सिखाते हैं कि हर बड़ी लेगेसी में विवाद और आलोचना भी जुड़ी होती है। 5. उनकी विरासत का असर आज भी बिजनेस वर्ल्ड। स्टैंडर्ड ऑयल का टूटना 1911 ही आगे चलकर एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन जैसी कंपनियों के जन्म का कारण बना। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, रॉकेफेलर यूनिवर्सिटी आज भी रिसर्च और शिक्षा में अग्रणी है। हेल्थ, रॉकेफेलर फाउंडेशन अब भी WHO और कई हेल्थ प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। फिलैंथ्रोपी, अरबपतियों के दान करने की परंपरा उन्हीं से प्रेरित है। सेक्स, सीख, रॉकेफेलर की लेगेसी से हमें क्या मिलता है? 1. क्लैरिटी ऑफ विजन। अगर आप बचपन से ही अपना लक्ष्य तय कर लें, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। 2. डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स। हर छोटे पैसे का हिसाब रखने से बड़ी संपत्ति का रास्ता बनता है। 3. स्टेडी ग्रोथ। धीरे धीरे और स्थिर विकास जल्दी अमीर बनने के लालच से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। 4. फिलैंथ्रोपी। असली सफलता वह है जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। 5. बैलेंस ऑफ पावर एथिक्स। बिजनेस में ताकत बनाना जरूरी है। रॉकेफेलर की जिंदगी सिर्फ उनकी कंपनी या दौलत तक सीमित नहीं थी। उनका पूरा सफर एक सिखाने वाली किताब है, जिसमें हर आधुनिक उद्यमी एंटरप्रेन्योर के लिए गहरे सबक छिपे हैं। 1. क्लैरिटी ऑफ विजन। बचपन से लक्ष्य तय करो। रॉकेफेलर का मानना था कि इंसान को अपनी डायरेक्शन शुरू से पता होनी चाहिए। उन्होंने बचपन से ही कहा था, मैं करोड़पति बनूंगा। आज के उद्यमियों के लिए यह सबक है कि क्लियर विजन के बिना बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। 2. डिसिप्लिन और रिकॉर्ड्स। छोटी चीजों का हिसाब बड़ी जीत दिलाता है। रॉकेफेलर हर पैसे का रिकॉर्ड रखते थे। वह अपनी छोटी छोटी खर्च की डायरी लिखते थे।
बाद में यही आदत उनकी कंपनी को मजबूत बनाने में मददगार बनी। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स को सीखना चाहिए कि डेटा, अकाउंट्स और डिसिप्लिन ही बिजनेस की असली ताकत है। 3. पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रॉकेफेलर कभी जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी में नहीं थे। उन्होंने हमेशा स्टेडी और सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान दिया। आज के स्टार्टअप फाउंडर्स को यह समझना चाहिए कि ओवरनाइट सक्सेस एक मिथक है। असली सफलता सालों की मेहनत और सही दिशा में निरंतरता से आती है। 4. कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी। रॉकेफेलर ने तेल रिफाइनिंग में कॉस्ट कटिंग को इतना ऑप्टिमाइज किया कि उनकी कंपनी सबसे सस्ती और एफिशिएंट बन गई। यह सबक मॉडर्न बिजनेस में भी काम आता है। सिर्फ रेवेन्यू पर नहीं, बल्कि एफिशिएंसी पर ध्यान दो, अनावश्यक खर्च से बचो। 5. मोनोपोली वर्सेस फेयर कंपटीशन। रॉकेफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल को इतना बड़ा बना दिया कि वह मोनोपोली बन गई। हालांकि इससे उन्हें ताकत मिली, लेकिन बाद में सरकार ने कंपनी को तोड़ दिया। इससे उद्यमियों को यह सीखना चाहिए कि कंपटीशन को खत्म करना लंबे समय में टिकाऊ नहीं है। इनोवेशन और फेयर प्ले ही सस्टेनेबल ग्रोथ लाते हैं। 6. टीम वर्क और डेलीगेशन। रॉकेफेलर हर काम खुद नहीं करते थे। उन्होंने सही लोगों को चुना, उन पर भरोसा किया और काम सौंपा। मॉडर्न लीडर्स के लिए यह लेसन है कि एक इंसान सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। सही टीम और सही डेलीगेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। 7. क्रिटिसिज्म से न डरना। रॉकेफेलर पर मोनोपोली और मजदूरों से सख्ती जैसे कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने क्रिटिसिज्म से भागने के बजाय अपने काम और फिलैंथ्रोपी से जवाब दिया। यह सबक है कि आलोचना हर बड़े इंसान के साथ जुड़ी होती है, लेकिन उससे डरकर रुकना नहीं चाहिए। 8. फिलैंथ्रोपी, गिविंग बैक टू सोसाइटी। रॉकेफेलर ने अरबों डॉलर समाज की भलाई में लगाए। आज के उद्यमियों को यह सीखना चाहिए कि असली सफलता तब है जब आपकी दौलत दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाए। 9. बैलेंस ऑफ पावर और एथिक्स। रॉकेफेलर ने बहुत ताकत बनाई, लेकिन एथिक्स को लेकर हमेशा डिबेट होती रही। आधुनिक एंटरप्रेन्योर्स को यह समझना चाहिए कि ताकत, पावर, अगर एथिकल वैल्यूज के साथ बैलेंस न हो तो वह लंबे समय में नुकसानदायक बन जाती है। 10. वेल्थ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रॉकेफेलर का मानना था कि दौलत भगवान की देन है और इसे समाज के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। यह सोच आज भी प्रासंगिक है। पैसा सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी है। निष्कर्ष, रॉकेफेलर से मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स यह सीखते हैं कि विजन प्लस डिसिप्लिन, सक्सेस, पेशेंस और एफिशिएंसी हर बिजनेस का असली हथियार है। क्रिटिसिज्म और कंपटीशन से डरने की बजाय उन्हें समझदारी से हैंडल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने से बड़ा काम है उसे सही जगह खर्च करना। रॉकेफेलर का जीवन आज भी हर स्टार्टअप फाउंडर, हर बिजनेसमैन और हर लीडर के लिए एक रोड मैप है। जॉन डी रॉकेफेलर का नाम सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान और दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर, फिलैंथ्रोपिस्ट। उनकी जिंदगी एक ऐसी यात्रा थी जहां उन्होंने गरीबी से शुरुआत करके इतिहास रच दिया। मेहनत और सपनों का सफर। रॉकेफेलर की कहानी हमें बताती है कि गरीबी और मुश्किलें किसी को रोक नहीं सकती। उन्होंने बचपन से ही तय कर लिया था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे। छोटी छोटी नौकरी से शुरुआत करके हर पैसे का हिसाब रखते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की। सफलता का असली राज उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन। रॉकेफेलर ने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्टेडी ग्रोथ पर ध्यान दिया, एफिशिएंसी को बढ़ाया और कंपटीशन को मात दी। सबक यह है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, बल्कि सालों की मेहनत और सही सोच से बनती है। आलोचना और चुनौतियां। रॉकेफेलर की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल इतनी बड़ी हो गई कि लोग उसे मोनोपोली कहने लगे। सरकार ने उनकी कंपनी को तोड़ भी दिया, लेकिन रॉकेफेलर ने इसे हार नहीं माना। उन्होंने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया और अपनी एनर्जी को फिलैंथ्रोपी की ओर मोड़ दिया। लेसन, चुनौतियां आती हैं, लेकिन बड़ा इंसान वही है जो गिरकर भी और मजबूत उठता है। धन और जिम्मेदारी। रॉकेफेलर सिर्फ दौलत कमाने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा
अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और रिसर्च में लगाया। असली लेसन ये है कि पैसा सिर्फ लग्जरी का साधन नहीं, बल्कि समाज की भलाई का जिम्मा भी है। रॉकीफेलर की विरासत आज रॉकीफेलर नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई फाउंडेशंस, यूनिवर्सिटीज और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अब भी जिंदा हैं। उन्होंने साबित किया कि एक इंसान की मेहनत और सोच आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती है। अंतिम सीख: 1. सपना बड़ा देखो और उस पर टिके रहो। 2. हर छोटे कदम का हिसाब रखो। 3. जल्दी अमीर बनने की बजाय स्टेडी ग्रोथ पर भरोसा करो। 4. आलोचना से मत डरो, उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। 5. और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह खर्च करना। निष्कर्ष: रॉकीफेलर की पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसके पास विजन, डिसिप्लिन और मेहनत है तो वह इतिहास बदल सकता है। उन्होंने दिखाया कि दौलत और जिम्मेदारी साथ साथ चलनी चाहिए। इसलिए रॉकीफेलर सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि वह एक लेगेसी बनाने वाले इंसान थे। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है।